हेलो फ्यूचरर्स। क्या आप बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो और एडल्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट देख के कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्ड और डिमोटिवेट फील कर रहे हो? अब देखो, एडल्ट है नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बड़े बड़े टॉपिक्स लग रहे होंगे, डिजीज के सिम्टम्स याद नहीं रह रहे होंगे, नर्सिंग केयर प्लान का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता होगा, या फिर क्लिनिकल एक्सपोजर्स तो है पर थ्योरी से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, और एग्जाम पास करना है पर समझ ही नहीं आ रहा है कैसे और कहाँ से शुरू करें। तो आज का वीडियो में हम ये लेके आए हैं एडल्ट है नर्सिंग पढ़ने का एकदम एग्जाम फोकस्ड और स्मार्ट तरीका। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिलेबस के प्रेशर में है और जो रट्टा नहीं मारना चाहते और स्मार्ट तरह पढ़ाई करके टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है और कॉम्पिटिशन्स भी हाई है, पर स्ट्रैटेजी सही हो तो रिजल्ट भी बेस्ट आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भूषण साइंस लाया है 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स। सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स। इस नोट्स में आपको मिलेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी सब्जेक्ट्स और एडल्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट्स। और एडल्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीजेस हैं, सबके डिटेल में स्टडी करना कैसे करें, कैसे इस सब चीज़ों को याद करें, बहुत स्टूडेंट्स को इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इस एडल्ट है नर्सिंग जो सब्जेक्ट है और 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या क्या किस फॉर्मेट में दिया है, जैसे कि आपको एडल्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो चलो इस बुक के कुछ सैम्पल्स को देखते हैं, सैम्पल पीडीएफ को थोड़ा देखते हैं कि जैसे आपको समझ में आए हर एक टॉपिक एडल्ट है नर्सिंग का। चलो देखते हैं फिर, ये हम देखेंगे सैम्पल पीडीएफ। चलो, जैसे कि आपका एडल्ट इन नर्सिंग के हमने यूनिट नंबर 6 से एक टॉपिक को हमने उठाया। ठीक, अब एडल्ट इन नर्सिंग आपको पता है ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे डिजीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे सबका डिटेल कैसे पढ़े, किस तरीके से लिखना है, एवरीथिंग बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो चलो हम हमारे जो 360 एग्जामिनेशन नोट्स है उसमें किस तरीके से आपको ये एडल्ट इन नर्सिंग मिलेगा और जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट नंबर 6 से हमने क्वेश्चंस को उठाया है जिससे आप थोड़ा देख के समझ सकें कि कैसे एग्जाम में आपको लिखना है और एग्जाम में कैसे आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने देखा, जैसे कि 55-year-old man patient present with frequent headache and high blood pressure which is 160 to 80 mmHg. Define hypertension, explain the stages, types, and etiology of hypertension. Describe risk factor, pathophysiology, clinical manifestations, and explain management of hypertension. ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना तो है नहीं पहली बात। तो इसको आप समझो कि लिखना कैसे है। यहाँ पे एक आपको केस बता दिया कि एक पेशेंट है जिसको कि पेशेंट को फ्रिक्वेंटली हेडेक और हाई बीपी देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे डिफाइन करना आपका हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपके 10 से 15 मार्क में देखे जाते हैं। अब 10 से 15 मार्क में कितने कंटेंट आने चाहिए, किस हिसाब से आपको लिखना है, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये तरीका आपको पता चल जाएगा किस वे से आपको लिखना है, किस तरीके से आप याद कर सकते हो आसानी से, तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। हाँ, तो देखते हैं कैसे आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सिंपली स्टार्ट कैसे करोगे, डेफिनेशन से। हाइपरटेंशन को डिफाइन करने बोला है, तो डेफिनेशन से कि हाइपरटेंशन क्या होता है अच्छे से आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप स्टेजेस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। अब स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन आपको बताना है, तो कितनी आसानी से यहाँ पे टेबलर फॉर्म पे आपको बताया गया है कि क्या स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। नॉर्मल में क्या होगा, एलिवेटेड स्टेजेस, स्टेजेस 1 स्टेज 2, एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या क्या होगा, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। और यहाँ पे एक नोट करके बताया गया है कि अगर इतना है तो क्या होगा, अगर इतना रेंज है तो क्या होगा, एवरीथिंग। ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चीज को। इसके बाद अब क्या दिया है, टाइप एंड इटोलॉजी। ठीक है, टाइप, अब हाइपरटेंशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के भी बोल सकते हैं इसको, क्या क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये है क्या, अब उसके बारे में फिर डिटेल यहाँ पे डेफिनेशन, उसके बारे में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, क्यों होता है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन, नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, एवरीथिंग डिटेल, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट, ताकि आपको भी एक बार पढ़ के आपको भी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। देख पा रहे हो आप, जैसे कि कॉज, अब देखो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज क्या है, इट माइट बी ड्यू टू रीनल, रीनल क्या, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऐसे आगे, या फिर न्यूरोलॉजिकल, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब ऐसे कुछ कॉजेज हैं उसके। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिखने में आपका सीक्वेंस या एक ऑर्गेनाइज्ड वे बहुत मैटर करता है। अगर आपको आंसर लिखना है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं लिख रहे हो तो आपके आंसर का इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है। तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन किस वे में आपको आंसर लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से मार्क्स भी गेन कर सको।
ठीक है। अब देखो उसके बाद हमको क्या लिखना है, रिस्क फैक्टर बताना है। अब देखो रिस्क फैक्टर हम दो तरीके से बता सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक कॉमनली बता सकते हो, या फिर आप दो तरीके से कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अब जैसे एज है, एज के साथ कभी कभी एज में कैसे है, जैसे कि बीपी इंक्रीज विद एज स्पेशली आफ्टर 65, ठीक है, इट इज नॉन मॉडिफाइबल, इसको अब एज को तो वापस नहीं कर सकते ना। और कैसे सेक्स, जैसे कि मैन हैड हायर रिस्क अंटिल 55 एंड वीमेन आर ग्रेटर रिस्क पोस्ट मेनोपॉज में। So this is are some factor which is non-modifiable factors for hypertension and modifiable, जैसे कि obesity। अब obesity मोटापा जिसको आप कम करके भी कर सकते हो, है ना। तो देखो वही modifiable जिसको हाँ कि हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाई सोडियम इंटेक को हम कम कर सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज, स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स। देखो आपको कैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया है कि ताकि आप चीज़ों को पढ़ के कैसे आसानी से याद कर सको, एक पॉइंट से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैथोफिजियोलॉजी याद करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी हमने इतनी आसानी से बताया है, एक फ्लो चार्ट में बताया है, ताकि आप एक बार उसको पता कर पढ़ो तो आपको आसानी से याद भी हो जाए, है ना। अब थ्योरी बेस्ड में होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट में दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देख पा रहे हो कितना आसानी से दिया गया है ना, किस तरीके से काम करता है, हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, एवरीथिंग आपको दिया गया क्लियरली। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी बताने के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि अब क्या होगा यहाँ पे, सीवियर केसेस में क्या होगा, ठीक है, और फिर सिम्पैटोमेटिक में क्या होगा, एवरीथिंग देखो पॉइंट वाइज पॉइंट हाईलाइटेड की, हाईलाइटेड पॉइंट के साथ, जिससे आपको आसानी हो याद करने में। उसके बाद आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। कभी कभी सिर्फ मैनेजमेंट भी पूछ देता है एग्जाम में, तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरह से लिखना है। तो मैनेजमेंट जैसे आता है तो पहले आपको मेडिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताना है। मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि इसको हम यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो कि डाइटरी चेंज, खाने में चेंज करना, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, विच को हम ड्रग थेरेपी बोलते हैं। अब इसमें भी आपको किस वे से लिखना है, अगर आप इस वे को फॉलो कर रहे हो कि कौन से क्लास का ड्रग है, क्या एग्जाम्पल है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, उसका डोज क्या है, और उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर इस वे में अगर आप लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपका आंसर लिखने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे आप टेबुलर फॉर्म पे बता रहे हो, देन इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे कि क्लासेस में आपको मिलते हैं डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स के एग्जांपल थायराइड्स, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये कैसे काम कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है ब्लड फ्लो वॉल्यूम को बाय प्रमोटिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंच एक्सक्रेशंस। डोजेस भी यहाँ पे बता दिया गया है कितना, इट इज अबाउट 12.5 to 50 mg तक डेली दे सकते हैं। और यहाँ पे नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टू मॉनिटर एंड इलेक्ट्रोलाइट और डेली वेट और साइन सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना। कितना आसान, एक बार अगर आप पढ़ोगे आपको चीज़ों का आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताएंगे। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज नर्सिंग केयर प्लान फॉर हाइपरटेंशन। अब एक बात इस सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के दिल से जुड़ी है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है नर्सिंग केयर प्लान बनाना, है ना। चाहे कितनी बार भी पढ़ लो, ठीक है, हर बार मतलब ये असेसमेंट, नर्सिंग गोल, इंटरवेंशन वगैरह में कंफ्यूज रहता ही है। इसीलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि मतलब सिंपल तरीके से कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को आपको बताना होता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो ये कुछ 5-6 हेडिंग है जिसको आपको बताना ही है। और टेबुलर फॉर्म पे अगर आप बता रहे हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे टेबुलर फॉर्म पे समझाओ नर्सिंग केयर प्लान, तो आपके लिए भी आसान है और आपके जो टीचर है जो चेक करेंगे वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे इस चीज़ से। देखो कैसे बताएंगे, पहले हम बताएंगे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशंस। हम असेसमेंट में क्या बताते हैं हमेशा कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट का स्टेटस करंट क्या है, मतलब समझते हैं हम, है ना। ये होता है कि पेशेंट का करंट स्टेटस समझना, जिससे उसके सिम्टम्स, फिजिकल फाइंडिंग, रिपोर्ट और हिस्ट्री जो हम लेते हैं, ठीक है, उसको देख के हम फिर क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके करंट सिम्टम्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस देंगे। मतलब ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है ना, ये होता है आपके प्रोफेशनल जजमेंट कि आप उसके सिम्टम्स या प्रॉब्लम को लेकर, है ना, उसके सिस्टम प्रॉब्लम को लेकर आप क्या उसको डायग्नोसिस दोगे। उसके बाद आता है गोल, कि हमारे डायग्नोसिस से हमारा मेन गोल है क्या, पेशेंट के लिए जो रिजल्ट आप चाहते हो, है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब उस गोल से रिलेटेड आपके इंटरवेंशंस क्या है। अब ये क्या होता है नर्सिंग, मतलब अब आपका जो गोल है, आप क्या नर्सिंग एक्शन लोगे पेशेंट की हेल्प करने के लिए, इसका मतलब यही होता है, मतलब कि मॉनिटर कैसे करोगे उसको, क्या चीज़ दोगे, कैसे दोगे, एवरीथिंग आपका ये इंटरवेंशंस में आएगा।
अब इंटरवेंशन के बाद आता है आपका रैशनल। रैशनल में क्या होता है, हर एक इंटरवेंशन के पीछे क्या रीजन होता है वो यहाँ आपको रैशनल में बताना पड़ता है, ठीक है। एंड लास्ट आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब फाइनल देखना होता है कि जो गोल आपने सेट किया है उस पेशेंट के लिए, क्या उस गोल को पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको नर्सिंग केयर प्लान में बताना होता है, ठीक। तो इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे देखो कितना इजीली यहाँ पे बताया गया, जैसे कि सपोज एक हम यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान कि सब्जेक्टिव में कि रिपोर्ट ऑफ हेडेक एंड ब्लड विजन। ऑब्जेक्टिव में देखा गया कि बीपी वाज हाई विच इज 160/100 mmHg, ठीक है। एंड बीएमआई वाज लेस देन ग्रेटर देन 30, ठीक। तो यहाँ पे अब रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या दिया गया, रिस्क ऑफ इनएफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब हमारा गोल क्या सेट हुआ, अब बीपी हाइपरटेंशन है तो ऑफकोर्स हमको हाइपरटेंशन को हमको जो बीपी इसको कम करना पड़ेगा। तो गोल क्या होगा, पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन एज एविडेंस बाय द एब्सेंस ऑफ डिजीनेस और कंफ्यूजन। अब इसके लिए इंटरवेंशन डिफरेंट 3 इंटरवेंशन दिए गए हैं, जैसे कि मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली एंड डॉक्यूमेंट रीडिंग, ठीक है। इसके लिए रैशनल क्या होगा, आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स इन ब्लड प्रेशर एंड इंश्योर टाइमली इंटरवेंशंस, ठीक है। ये सब करते करते एट लास्ट जो इवैल्यूएशन होगा क्या होगा, पेशेंट मेंटेन ब्लड प्रेशर विद टारगेटेड रेंज एंड रिपोर्टेड नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। देखो अब 10 से 15 मार्क का अगर आता है क्वेश्चन तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप 5 एनसीपीज बताओ, ठीक है। ये हो गया एक है ना, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि ऐसे नर्सिंग केयर प्लान आप बहुत आसानी से अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत आसान है चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। अब नर्सिंग केयर प्लान बता दिया, उसके बाद हमको क्या बताना है एट लास्ट, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में देखो कैसे हाईलाइट करके कि हार्ट में क्या होगा, ब्रेन में क्या होगा, किडनी में क्या होगा, आई एंड वेसल्स में क्या होगा, एवरीथिंग। तो अगर आप ऐसे तरीके से अगर आप याद करो एडल्ट एंड नर्सिंग को तो आपके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम में चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि इतने सारे डिजीज एंड ड्रग्स होंगे कि जिसको आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। बट ऐसे तरीके से अगर आप पढ़ोगे सिंपल लैंग्वेज में तो आपके लिए बहुत आसान है कि नहीं है। चलो ये तो हमने देखा एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 7 से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन थैलेसीमिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हमने देखा कि 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो भी कैसे लिखना है वो भी एक बता देती हूँ मैं आपको। शॉर्ट नोट बोला है तो शॉर्ट नोट भी कोशिश करो कि हमको सारे पॉइंट्स को कवर अप करने ही है, बट कितने वो देखते हैं। अब यही बच्चों को आइडिया नहीं होता कि हम मार्क्स इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे कवर अप करें, 3 घंटे में हम कैसे चीज़ों को लिखें। तो अगर आपको एक वेल स्ट्रेटेजीज है कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है तो आप अपने टाइम को भी सही से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने बता दिया इंट्रोडक्शन में कि पहले थैलेसीमिया क्या होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दिया, फिर उसके हमने टाइप बता दिया कि टाइप 3 टाइप के होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। फिर इटियोलॉजी देखो हर एक पॉइंट है ना, हर एक हेडिंग है बट पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, आपको हेडिंग नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर आता है उसका पैथोफिजियोलॉजी, उसको भी इजीली यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट पे आपको बता दिया। पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, फिर आता है मैनेजमेंट। अब यहाँ 5 मार्क में ये शॉर्ट नोट से मैनेजमेंट हम कैसे बताएं, देखो कैसे बताएं। यहाँ पे पहले हमने बता दिया मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा, फिर आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेम चीज़, क्या क्लासिफिकेशन ड्रग है, कौन सा एग्जाम्पल है, रूट एंड डोजेस, एवरीथिंग। उसके बाद हम बताएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट अगर 5 मार्क का है तो हम इस वे से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल बनाओ। अगर आप टेबल फॉर्म में बना रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि 10 से 15 मार्क के 10 से 15 मार्क के क्वेश्चंस के लिए 5 एनसीपी बनाएं टेबल फॉर्म में। और अगर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है आप वेदर ऐसे ही बता सकते हो एनसीपीज, ठीक है, ऐसे एक थ्योरी लाइन में बता सकते हो, या फिर आप तीन ठो आप बता सकते हो एनसीपी इन 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी बता सकते हो और ऐसे फॉर्मेट में भी बता सकते हो, अगर नहीं टाइम मिल रहा तो आप ऐसे बता सकते हो, जैसे कि असेसमेंट करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन ओवरलोड, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बोन हीलिंग, है ना, इस तरीके से भी आप बता सकते हो, ओके। उसके बाद एट लास्ट आता है आपका कॉम्प्लिकेशंस। समझ पाए स्टूडेंट्स। तो देखो कितना आसान तरीके से हमारे 360 में आपको एडल्ट एंड नर्सिंग बताया गया है, जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो एडल्ट एंड नर्सिंग के लिए। तो समझ गए कि बस इतना ही समझ लो कि नर्सिंग केयर प्लान ऐसा कोई टफ फॉर्मूला नहीं होता, कि एक थिंकिंग प्रोसेस है ना, जो आपके बेटर नर्स जो आपको बेटर नर्स बनाता है। भूषण साइंस जो 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में हर एक टॉपिक के साथ आपको मिलेगा तैयार, मतलब एवरीथिंग आपको मिलेगा, मतलब जैसा आपको चाहिए, है ना, एकदम रेडी टू राइट, एकदम रेडी टू राइट केयर प्लान्स। तो फ्यूचर नर्स अब आप समझ गए होंगे कि एडल्ट एंड नर्सिंग पढ़ना कितना आसान है,
हो सकता है अगर नोट्स हो स्मार्ट, स्ट्रक्चर और एग्जाम ओरिएंटेड तो। और इसीलिए भूषण साइंस के 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में एडल्ट एंड नर्सिंग जो बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए सबसे भरोसेमंद सहायता जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करे। यहाँ पे ये बुक में आपको मिलेगा क्या, आपको तीनों सब्जेक्ट, सिर्फ एडल्ट एंड नर्सिंग नहीं, यहाँ पे आपको एडल्ट एंड नर्सिंग के साथ आपको मिलेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी और इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट भी, और सारी चीज़ आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज क्लैरिटी के साथ, रेडीमेड जो आप एग्जाम में रिवाइज कर सको जल्दी से। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेंगे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब हर एक यूनिट में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको आंसर दिख मिलेगा, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के आपको आंसर मिलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस बुक को पढ़ के आपका 1 क्लिक रिविजन कंटेंट की तरह है ये। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फुल एग्जाम सोल्यूशन है। अगर आप भी इस बुक को लेना चाहते हैं तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे इस बुक को, हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें, विच इज़ भूषण साइंस प्लस ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे जो भी बुक है उसको सर्च करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे 2 कांटेक्ट नंबर है, या फिर आप 8602802923 पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर इन द कांटेक्ट नंबर 8329612923 पर भी कॉल करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारे इस बुक से बहुत मदद मिले, आप अपने एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से करें, एंड आई होप आप इस बुक को परचेज करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए आप पढ़ाई करो स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली, लिखो कॉन्फिडेंटली और नर्सिंग एग्जाम में पाओ टॉप रैंक भूषण साइंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।